Everybody is supposed to put the heading in their copies, children, titled as India's foreign trade in the post-liberalization phase, that is 1991 के बाद. So policy was ज़्यादा से ज़्यादा export and minimum what is called as import. Where government wanted this, government did, but ज़्यादा काम import substitution पे हुआ. Things which we used to import, हमने इंडिया में उसके प्रोडक्शन सेंटर सेटअप कर लिए. एंड ये थोड़ा सा फेलियर भी था बिकॉज वी वर एबल टू मीट ओनली द डोमेस्टिक डिमांड. और चाइना की तरह हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हम किसी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाए. तो यहां पे हम लैक कर गए बेसिकली चिल्ड्रन. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. तो चाइना यहीं पे हमसे आगे निकल गया. उसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो किया ही किया. थिंग्स विच वर रिक्वायर्ड इन चाइना वो उन्होंने वहां पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, एज वेल एज दे रिजॉर्टेड टू एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. और 2-3 कंट्रीज का प्रोडक्शन करने लग गए वो लोग. इसीलिए उनका हर सामान, हर चीज, हर आइटम, चाहे वो क्लॉथ हो, कुछ भी हो, इंडिया से बहुत सस्ता है. गॉट इट क्लियर? हम ये सब चीजें अब सोच रहे हैं पिछले 1-2 साल में, और वो पिछले 40 साल से वो काम कर रहे थे. तो उनका तो मशीनरी वगैरह का पूरा वेयर एंड टेयर, उन्होंने पूरी कॉस्ट अपनी रिकवर कर ली. तो आज जो वो खर्च करते हैं वो मशीनरी की परचेज में नहीं करते हैं. मशीनरी तो 10 साल में पूरा पैसा देके चली गई. इंडिया अगर सोचेगा कि भाई आज 100 करोड़ की मशीन लगाओ, प्लस रॉ मटेरियल प्लस लेबर, तो हमको लेबर को भी पैसे देने हैं, हमको रॉ मटेरियल पे भी पैसा देना है, चाइना को भी ये दोनों खर्चा करना है. बट चाइना का जो मशीन का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है. तो वो मशीन कॉस्ट जीरो रखते हैं अपनी, क्योंकि सारा मशीन का पैसा प्रॉफिट से कमा चुके हैं. नाउ दे स्पेंड ओनली ऑन रॉ मटेरियल एंड लेबर. तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में $1 लेबर लगा और $1 सो कॉल्ड रॉ मटेरियल लगा. प्रोडक्ट कॉस्ट इज $2. आधा डॉलर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, तो $2.5 में प्रोडक्ट बेचा जा सकता है. बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम $4 मशीन का भी जोड़ लेते हैं इसमें, क्योंकि हमारी तो मशीन अभी नहीं है. तो इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट करेगा टू द वर्ल्ड? $6.5. और चाइना वाला कितना कॉस्ट करेगा? $2.5. तो आप चाइना से कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा है, इसीलिए तो अच्छा हो गया ना, इसीलिए तो अच्छा हो गया. पहले से उन्होंने सब चीजें सोच के रखी हुई थी. गॉट इट क्लियर? तो हमारे यहाँ हर सेक्टर में ये प्रॉब्लम है. जैसे आप 90% इंडियन पेरेंट्स की बात करिए, क्लास 6 में जब बच्चा पहुंचता है तो सोचते हैं कि अच्छे टीचर के गाइडेंस में उसको डाल दिया जाए. बिल्कुल गलत है. नर्सरी, केजी, प्रेप 1 to 5, प्राइमरी एजुकेशन इफ गुड, जहां पे मैं बात करता हूं ना कभी कभी आपसे, FLN का प्रॉब्लम है. FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, until unless you know how to write the text in the exam, will you be able to fetch marks? Absolutely not. If you are unable to fetch marks, you won't be a ranker, and if you are not a ranker in the college, company is not going to take your interview. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो नर्सरी, केजी, प्रेप 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन शुड बी बेस्ट. उसके बाद टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है. आप कितना भी अच्छा दिमाग रखते हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है, आपके अंदर पावर ऑफ गुड राइटिंग, फ्लेयर फॉर राइटिंग है ही नहीं आपके अंदर, तो इन दैट केस आप कितना भी कॉन्सेप्ट जानते हो, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे. मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. इसीलिए एनईपी को लाया गया है कि भाई जो बच्चे को पसंद है वो पढ़े, ठेंगा वो पढ़े. जो स्कूल में कॉम्बिनेशन होगा भाई तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा. बच्चा कह रहा है मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना और इकोनॉमिक्स पढ़ना है. स्कूल वाले कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया है क्या, करो क्या, तुम अपने जीवन कुछ नहीं कर पाओगे. पता ही नहीं उस स्कूल के मैनेजमेंट को और टीचर को कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिमोट सेंसिंग का कोर्स होता है. देयर आर 4 सीट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. 1 करोड़ रुपए से प्लेसमेंट स्टार्ट करती है गूगल. समझ में आ गया? कोर्स का नाम ही नहीं सुना हो किसी ने. रिमोट सेंसिंग में MSc चलती है, वहां पे PhD चलती है. 1-1, 1.5 करोड़ रुपए गूगल वाले वहां से लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि विदेश में तो लोग इतने पढ़े लिखे होते ही नहीं है. वो तो 10वीं 11वीं पढ़ लें, बहुत बड़ी बात है. पढ़ा लिखा दिमाग कहाँ पे है? इंडिया में. बट इंडिया में सबको पता ही नहीं है. तो एनईपी तो बहुत अच्छा है, बट एनईपी का इंप्लीमेंटेशन इस देश में पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल? 5 बच्चे हैं जो फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के साथ, और फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं. सर वो क्यों ऐसा लेना चाहते हैं बताए ना, उनको रिमोट सेंसिंग पढ़ना है. आपने शायद ये नाम भी आज से पहले नहीं सुना होगा. बच्चा कह रहा है मेरे को डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है, ताकि मैं गूगल के लिए प्रोग्रामिंग कर पाऊं कि कौन सी चीज, कौन सा इंसान गूगल पे सर्च करता है, तो उसका डेटा कलेक्ट करके हम उसको उस तरह के ऑफर्स बार बार दिखाएं. अब डेटा एनालिटिक्स इंडिया की 10% यूनिवर्सिटीज में नहीं चलता है.
वही 2 कौड़ी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो। अब बेचारा डेटा एनालिटिक्स वाला फिजिक्स और मैथ्स से थोड़ा काम चला लेगा, उसको केमिस्ट्री का कोई काम है नहीं, बट मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा उसको बीएससी फर्स्ट ईयर में। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? चलिए, तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कब सोचा? आज से 30 साल 35 साल पहले। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स बेसिकली। तो प्लीज कॉपी दिस क्विकली। कहानी समझ में आ गई बच्चों? पक्का? तो चाइना में अगर आपको एक सॉफ्टी चाहिए मशीन से जिसमें आइसक्रीम आती है चिल्ड्रन, शायद इंडिया में कम से कम प्राइस में भी 25 रुपए से कम में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? 2 रुपए का वो नॉन वैफल कोन, 6 रुपए की आइसक्रीम, कितनी कॉस्ट हुई? 8 रुपए। मशीन खरीदी गई है 10 रुपए की। कितने की? सर 10 रुपए कौन सी मशीन आती है? मशीन 2 लाख रुपए की है। कितने की? 2 लाख। और माना जा रहा है टोटल कितनी सॉफ्टीज ये प्रोड्यूस करेगी? 20,000। उसके बाद ये बेकार हो जाएगी मशीन। तो पर सॉफ्टी मशीन का खर्चा कितना है? 10 रुपए। तो 18 रुपए तो खर्चा प्लस 7 रुपए का प्रॉफिट। सॉफ्टी कितने में बिक रही है? 25 रुपए में। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह सब जोड़ ली। मान लीजिए चाइना में ये जो मशीन है ये 20,000 सॉफ्टी तो प्रोड्यूस कर चुकी है, ये आगे 10,000 सॉफ्टी या 5,000 सॉफ्टी और बना सकती है, बट हमने तो पूरी कॉस्ट ले ली है। अब चाइना वाले ये सॉफ्टी कितने की बेचेंगे? 8 रुपए की। इंडिया ने आज सोचा है सॉफ्टी बेचने के लिए, क्या हम 8 रुपए की सॉफ्टी बेच पाएंगे? हमारी कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद चाइना में जब ये मशीन पुरानी हो जाएगी तो जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं उनको टॉयज बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर द टॉयज 0। समझ में आ गया? कौन सा टॉय बनाएंगे सर ये लोग? वो जो होता नहीं स्वॉर्ड नहीं होती है, फट से निकालिए लाइट जल जाती है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 0। एलईडी भी उनके यहाँ ऑलरेडी अबंडेंस में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए 10 रुपए का आइटम वहां से चलता है, सड़क पे 30 रुपए में बिक जाता है। समझ में आई बात? तो हम कुछ भी कर लें, चाइना को कॉम्पीट करना सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड में पॉसिबल है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखें और इतना आउटपुट प्रोड्यूस करें, इतना आउटपुट कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट से कहीं ज्यादा सस्ता हमारा मशीन का कॉस्ट हो जाए, तब जाके शायद कुछ हम कर पाएंगे, बट एल्स इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So India's foreign trade increased 73 times 1990 से 2000 1920। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट 73 टाइम्स वाले ट्रेड से पैसा कितना आया ये हमको नहीं पता। जीडीपी रेशियो एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी कितना था? कितना भी राव चल रहे हैं, आप चाइना के फिगर सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उनकी 15 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 15 ट्रिलियन की, अब 19 हो गई है चलिए, और हमारी मुश्किल से 4 तक पहुंची है। और 4 तक में भी जो शेयर है वो रिच कम्युनिटी का ज्यादा है। वहां पे इक्विटेबिलिटी है, इंडिया में इक्विटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कुछ 10 फैमिलीज हैं जो 58 to 60% वेल्थ रेगुलेट या कंट्रोल करती हैं। चाइना में एक जैक मा है और 2-4 शायद और होंगे, इंडिया की तरह ढेर सारे नहीं है। रेट ऑफ इंक्रीज बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शोज द पोस्ट रिफॉर्म्स, बट बच्चों बस लिखने वाला है। ट्रेड डेफिसिट $1.5 बिलियन से 161 हो गया। तो इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अगेन हम जिनको एक्सपोर्ट करते भी हैं, हम ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जो बहुत महंगी नहीं है। इंडिया कोई मशीन एक्सपोर्ट करता है? नहीं करता। आटा दाल चावल बेच के आप कितना कमा लोगे ये सोचो। सर आप तो डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी शुरू हुआ, अभी तो हवाई जहाज बनने में टाइम लगता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब आपका जो इंपोर्ट है ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस का मतलब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। गॉट इट क्लियर? लो शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड 2018 में 1.64% था और चाइना का उस समय कितना था? 10.3। लगभग 7 गुना वो हमसे आगे हैं चिल्ड्रन। 7 गुना नहीं तो 6 गुना तो है ही है, 6 टाइम्स। तो आप किसी ऐसे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जो आपसे 60 किलोमीटर्स आगे है और आप तो अभी स्टार्ट किए हैं चलना। लॉजिक समझ में आया? चेंज इन कॉम्पोजिशन, टाइप ऑफ कमोडिटीज जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे अर्लियर, इट वाज एग्रीकल्चरल गुड्स, रॉ मटेरियल लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड, कैश्यू नट्स एंड मिनरल्स। क्या ये आपको इतना पैसा दे पाएंगे? नो। ज्यादा पैसा किससे आएगा? मशीनरी एक्सपोर्ट से। लिखा हुआ है एक्सपोर्ट करते हैं मशीन रेडीमेड गारमेंट, एकदम झूठ है चिल्ड्रन। जो शर्ट या ट्राउजर आप पहन रहे हैं, शायद इसमें 10 से 20% जो क्लॉथ या सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, रेयन मिक्स्ड है, ये भी कहां से आता है?
चाइना से ही आता है चिल्ड्रन। मटेरियल चाइना से आता है, लेकिन यहाँ पर सर वो स्टिच हो जाता तो मेड इन इंडिया लिख जाता। हाँ, दैट इज टू स्टिच हो गया ना, तो ज्यादा पैसे टेलर थोड़ा कमाता है, ज्यादा पैसा तो मैन्युफैक्चरर कमाता है। मैन्युफैक्चरर इज अ पर्सन जो अपना प्रॉफिट खुद डिसाइड करेगा, समझ में आ गया। और अगेन टेलरिंग शॉप पे टेलर को कितने पैसे मिलेंगे? एक कुर्ता स्टिच करने के 50 रुपए, समझ में आ गया। कुर्ते की स्टिचिंग कॉस्ट है 350, और जो टेलर हेड है, जो मालिक है दुकान का, उसको कितना मिलेगा? 300 रुपए। तो टेलर तो गरीब का गरीब ही रह गया, वो थोड़ा रईस बनेगा कभी भी। जूट एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टोटल झूठ चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है, भगवान जाने। 3/4 ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग यहां से आती है। एंड प्राइमरी गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियल जरूर है, बट अगेन चिल्ड्रन हमारी एक्सपोर्ट की गई चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू लेकर नहीं आती। जो वो शिल्प मेला एक लगता है, जैसे दिल्ली में एम्स हाउस खास के सामने दिल्ली हाट है, वो 5-5 रुपए वाला सामान एक्सपोर्ट आप करेंगे तो बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है। किताब में अच्छी चीजें लिखी हुई हैं ताकि वोट सरकार को दिए जाए। इंपोर्ट हमने किस किस चीज का किया? फिनिश गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, रॉ मटेरियल, सॉल्ट इंडिया में प्रोसेस होता है, फिर वो विदेश चला जाता है, कैप्सूल में भर के वापस आ जाता है। तो मोटा डॉलर कौन कमाता है? विदेशी कंपनी, स्मिथ क्लीन बीचन मलोर। अभी आजकल एक वो आ रहा है ना, आपने शायद सुना होगा, दवा इंडिया। दवा इंडिया का नाम सुना है? जेनरिक दवाई। मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको कहेंगे, घर में पूछिएगा दादाजी से, अगर उनको डायबिटीज, तो भगवान ना करे अगर नहीं है तो हो जाए, तो आप दादाजी से पूछिएगा, डायबिटीज या कोई भी घर में अगर ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, कम से कम एक महीने की दवाई 300 से 400 रुपए की आती है। कौन सी कंपनी की दवाइयां होती हैं? स्मिथ क्लीन बीचम हो गया, XBL, ग्लैक्सको हो गया, व्हाट इट क्लियर, सिप्ला हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, सब विदेशी कंपनियां हैं, व्हाट इट क्लियर। और इंडिया की जो वो है आयुष योजना या दवा इंडिया, वहां से दवाई कितने मिलेगी? 30 से 40 रुपए की। ये बीपी की एक टैबलेट होगी, यहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिलवा के 2 टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। जेनेरिक दवाई सर इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि पेटेंट रजिस्टर कराने की जो कॉस्ट है, और जो परमिशन और अप्रूवल्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो कॉस्ट इस कंपनी की भी जो 300 रुपए की बेच रही है, आपने बीकोसुल कैप्सूल खाया होगा, उस कैप्सूल की कॉस्ट जो आती है ना चिल्ड्रन, वो लगभग 10 पैसे के आसपास आती है। तो अगर आप जेनेरिक लेते हैं तो आपको 25 पैसे का मिल जाएगा, 10 कैप्सूल 2.5 रुपए के मिल जाएंगे। और बीकोसुल का जो एक कैप्सूल है, पेटेंट वगैरह लेने में कॉस्ट इतना ज्यादा है, प्लस जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है उसको दुबई और मॉरिशस भी तो घूमने भेजना है कंपनी ने, व्हाट इट क्लियर। जो ये है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी भी सैलरी ठीक ठाक होती है, तो इसलिए बीकोसुल कैप्सूल आपको 2-4 रुपए का एक मिलता होगा शायद। आई हैव नॉट रिसेंटली बॉट इट, पता नहीं कितने, 4 रुपए का एक है, तो 10 का पत्ता हो गया 40 रुपए का, और जेनरिक तो आपको 5 रुपए में पूरा पत्ता मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? वो टोरेक्स की दवाई और खांसी की दवाई आती है ना, कितने की मिलेगी? 120 रुपए की। आप जेनरिक ले लीजिए, 18 रुपए की शीशी आती है। इतना फर्क है, क्योंकि इस पे कोई पेटेंट कॉस्ट वगैरह नहीं है। और जहां तक बात है दवाई के असर करने की, अगर आप किसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर से पूछेंगे, लखनऊ PGI के डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल कॉलेज सरकारी डॉक्टर से पूछेंगे, वो कहेगा नहीं, दवा इंडिया आयुष यहाँ से खरीदिए, दवाई काम करती है। और किसी प्राइवेट डॉक्टर से वो मत लेना, असर ही नहीं करती, एकदम एकदम बेकार, मर जाओगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सब एकदम झूठ बोलते हैं बच्चों, सब झूठ, सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिख दीजिए जरा इसको, अच्छा लगेगा आपको। नो सर। तो चलते हैं आगे बच्चों। अब यहाँ पे लिखा है गुड्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन। अगेन प्रॉब्लम देखिए, पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन तो इंडिया में बहुत निकाले जाते हैं, बट इनको रेगुलेट करने वाली जो कंपनीज हैं, डी बेयर्स एंड ऑल चिल्ड्रन, इतना हाई प्रोफाइल डोमिनेशन है, प्राइसेस इतने हाई रखे हैं। 500 रुपए का डायमंड आपकी मम्मी, मेरी वाइफ, ऐसे लोग कम से कम 20-20 हजार में खरीदते हैं। आप मम्मी कितना भी समझा लीजिए कि नहीं ये डायमंड वैसा ही है जैसा लैब ग्रोन होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मम्मी कान के 2 कंटाव लगाएंगे आपको। हीरा है सदा के लिए, पति है भाई है कुछ दिनों के लिए। समझ में आ गया? और कहावत है ना, एंड इंडियन लेडी कैन सैक्रिफाइस हस्बैंड एंड ब्रदर बट नॉट गोल्ड। गॉट इट क्लियर? तो चाहे लैब ग्रोन डायमंड हो चिल्ड्रन, चाहे नेचुरल डायमंड हो, प्लीज थोड़ी अकल लगाइए। क्या दुनिया में इतना डायमंड आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है? सो कुछ ही कंपनीज हैं जो कुछ आउटलेट्स के थ्रू नेचुरल डायमंड्स बेचती हैं। 90% बाजार में बिकने वाला डायमंड, लाख बच्चों नेचुरल डायमंड लिख दें, वो होता लैब ग्रोन है। सर हम पकड़ नहीं पाएंगे, भगवान शायद नहीं पकड़ पाएंगे, मेरी और आपकी क्या हैसियत है।
क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन कॉम्बिनेशन उसके अंदर क्रिएट किया जाता है। आप सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते आप। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एआई के थ्रू क्वेश्चन बन गया, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि टीचर के दिमाग की उपज है या क्वेश्चन के। पढ़ा था मैं गूगल का टेक्स्ट, उसमें एक था 2018 के बाद देयर वाज एन ऑथर जिसने बुक लिखी ही नहीं, और एआई के थ्रू उनकी 5 बुक्स पुराने पब्लिकेशन से लेकर क्रिएट करके मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दनादन बिक रही है, और उनको हवा ही नहीं लगी। तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी इतनी बढ़िया होती है कि ओरिजिनल चेहरा और पुराने चेहरे में फर्क आएगा ही नहीं। इतना बढ़िया मेकअप करते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स, आपकी शक्ल शाहरुख खान और करीना कपूर की तरह हो जाएगी, आपके घर वाले आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, और अगर शाहरुख खान से चिढ़ते हैं तो मार बहुत खाएंगे आप। तो इन दैट केस ये पर्ल और प्रेशर स्टोन तो इंडिया में बहुत आते हैं, बट अगेन इसको कंट्रोल करने वाली जो कंपनीज है दे आर फॉरेन कंपनीज। आपने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, आपने एएनजेड ग्रिंडलेस बैंक का नाम सुना होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का नाम, सारी कंपनीज कहाँ की हैं? यूएस की। इंडिया आके बिजनेस करती हैं, हमारे आपके जैसे लोगों को रिक्रूट करती हैं और असली मोटा पैसा कमा के खुद ले जाती हैं। तो ये जो लीडर वाला काम है ना, ये मिसिंग है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन इस तरह की नहीं है। अंडरस्टूड दिस? अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज करता है। बहुत लोग यूज करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड, इलाहाबाद में मिलता नहीं है मास्टर कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस इज दैट इंस्टीट्यूशन, उस पे जो गुडविल होगी वो वीजा और मास्टर कार्ड की ही होगी। लॉजिक समझ में आया? अब जैसे जूम है, इंडिया में पहले जूम पे इंडियन प्राइसिंग नहीं थी, इट वाज ओनली इन डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और वो जापान और चाइनीज करेंसी में थी। बट कोविड के बाद जूम वालों ने देखा कि हमारा सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो इंडिया है, और अर्लियर देयर प्लान वाज 13,200 रुपीज पर एनम, बट हमारे जैसे तब भी वो 40-40 मिनट की 2 क्लास कर लिया करते, बट खरीदते नहीं थे। फिर उन्होंने इसको सो कॉल्ड 13,200 जो था, ये कन्वर्टेड इन इंडियन करेंसी था। आई रिपीट, इट वाज कन्वर्टेड इन इंडियन करेंसी, मतलब प्राइसिंग डॉलर में चलती थी, जब आप उसको 83-84 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आती थी। अब जब आपको जूम खरीदना होता था, क्योंकि इंडियन रुपी में तो था ही नहीं, आपको किसी एक्सचेंज हाउस से बात करनी पड़ती थी, वो 4% का करेंसी कन्वर्जन टैक्स लेता था और कम से कम 10% अपना प्रॉफिट जुड़ता था। तो जूम की सर्विसेज 15% बढ़ गई, इसलिए भी कुछ लोग नहीं खरीदते थे। अब जूम ने बोला कि हम इसकी प्राइसिंग रुपए में करेंगे, तब जाकर ये जो बीच के बिचौलिए थे, ये कुछ इंडियन कंपनीज भी थी कुछ फॉरेन भी थी, इनका बिजनेस खत्म, क्योंकि डायरेक्ट आप इंडियन प्राइसिंग ले सकते हैं। बट अगेन कुछ लोग क्या सोचते थे, अरे हमको तो 50-100 बच्चे पढ़ाने हैं, हम क्यों इतना पैसा खर्च करें, हम 40-40 मिनट की 2 मीटिंग में काम चला लेंगे। जूम ने बोला इंडियंस तो बड़े दलिद्र हैं, इन्होंने जूम 1 के नाम से एक एप्लीकेशन दिया जिसमें आप 30 आवर्स तक की इनफाइनाइट मीटिंग्स कर सकते हैं, फिर वो कट सकती है और फिर आप इनिशिएट कर लीजिए नई मीटिंग, और इसके लिए आपको पे करना है हाउ मच, 439 पर मंथ। और अगर आप पूरे साल भर का पैकेज एक साथ लेते हैं तो 2 महीने का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, 10 ही महीने का आपको पेमेंट करना है। तो हमारे जैसों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया। इज दैट क्लियर? बट अगर कोई इंडियन ये एप्लीकेशन इस तरह का डेवलप कर ले चिल्ड्रेन, तो ये अरबों खरबों रुपए जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो इंडिया से बाहर जाएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? बट हमारे यहाँ क्या है, एमबीए कर ले, कहीं बढ़िया कंपनी नौकरी मिल जाए, कभी स्टार्टअप और बिजनेस की सोचते ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक किसकी सोचते हैं, नौकरी कर लें बस। तो जिंदगी भर नौकर ही बन के रहेंगे, कभी भी मालिक नहीं बन पाएंगे। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं स्टार्टअप वगैरह के थ्रू लोगों को थोड़ा सा बत्ती लगाई जाए, थोड़ा मतलब इनिशिएट इग्नाइट किया जाए, बट लोग सोए हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलो, राइट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, ट्रेड पॉलिसी। 1991 के पहले इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी। ये क्या थी? इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, और ये इतना दिमाग में भर गया 91 के बाद भी चलता रहा, और हम बस इंपोर्ट को ही सब्स्टिट्यूट कर पाए, कभी भी हमने एक्सपोर्ट की बात की ही नहीं। क्रैब वाली स्टोरी सुनिए, वर्ल्ड वाइड एक क्रैब एग्जीबिशन लगी थी, हर कंट्री से बच्चों क्रैब्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड, इंडिया से भी जाने थे। पायलट बेचारा घबरा गया। क्यों घबरा गया? इसलिए घबरा गया, ये क्रैब है, ठीक है, कि हर जगह तो क्रैब्स बड़े डेंजरस होते हैं, काट वाट लेते हैं तो मांस मोस लेते हैं, जहर भी होता है। हर जगह से क्रैब्स को पैक करके स्टील कंटेनर, ग्लास कंटेनर रखे जाते हैं। इंडियन क्रैब्स जो थे कार्डबोर्ड बॉक्स में था, खुला था बॉक्स। तो एक इंडियन ड्राइवर था प्लेन उड़ाने वाला, मतलब पायलट था, और एक विदेशी था। उसने कहा ये क्रैब्स खुले भेज दिए इन्होंने, काट लिए, तो कह रहे हैं दे आर इंडियंस। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा दूसरा उसकी टांग
खींच लेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो इंडियंस की मेंटालिटी होती है, कोई भी कुछ अच्छा करना चाहता है ना, लोग उसको डीमोटिवेट हो, नहीं ऐसा मत करो, ये नहीं होगा। हमारे मौसा जी का लड़का किया था एमबीए, नौकरी मिली उसको, इतना प्रेशर था आत्महत्या कर ली उसने। एमबीए मत करना। समझ में आ गया भाई, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, आपको हैंडल करना उसको सीखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, बट हमने सिर्फ उसी पे फोकस किया, हम कभी एक्सपोर्ट को प्रमोट कर ही नहीं पाए। आप अपना ही हाल ले लीजिए, कभी आपने पापा से बोला, मम्मी से बोला, यार आपकी जनरेशन के जो पापा मम्मी हैं, मतलब मोर और लेस मेरे बराबर ये जोगी, थोड़े से एडवांस्ड हो गए हैं, बच्चे को थोड़ा सा लिबर्टी देते हैं। पहले क्या था, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ना है, दिन भर किताब के अंदर कीड़े की तरह तुम घुसे रहो, तुम्हें खेलना नहीं है। भाई जब नहीं खेलोगे तो दिमाग नहीं डेवलप होगा, और दिमाग नहीं डेवलप होगा, ठेंगा दिमाग में कुछ जाएगा। बिकॉज व्हेन यू प्ले एनीथिंग, क्रिकेट हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, पतंग उड़ा ली, टायर ही नचा लिया, यू हैव टू टेक डिसीजंस इंस्टेंटली। बॉल कैसी आएगी बॉलर पहले से बता देगा, सामने वाला फुटबॉलर कैसे आपको पास देगा वो बता देगा, नो, आपको इंस्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इंस्टेंट डिसाइड करेंगे, आपके ब्रेन के न्यूरॉन और डेंड्राइट बड़े तेज काम करते हैं, और वो तेजी जब आपने प्रोग्राम कर ली खेलते टाइम, पढ़ाई में भी काम आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आ गया। बट मेजॉरिटी पीपल थिंक व्हाट, सवेरे से लेके शाम तक सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जब बच्चा ड्राइंग बनाएगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी तो बेटर आंसर भी वो लिखना सीख जाएगा, इसलिए ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारे बच्चे ड्राइंग कहाँ करते हैं, टैबलेट पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ। खेलते कहाँ पे, पबजी। तो जो पबजी खेलेगा वो सिर्फ सब्जी की दुकान लगाएगा। तो खेलिए थोड़ा सा मैदान में जाके, थोड़ा शरीर वरीर खुले कम से कम। सो ये इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंडिया में भी थी और बच्चों के साथ भी है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब एनकरेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए सरकार तो एनकरेज करती है, अडानी अंबानी को नुकसान होता, बेचारी फैक्ट्री बंद करवाते हैं गरीब आदमी की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी टू सेव द स्कैर्स फॉरेन एक्सचेंज। और लॉजिक था कि भाई बाहर से कैपिटल इनफ्लो करवाइए, बट वो कैपिटल इनफ्लो करवाने के चक्कर में इतना डोमिनेट हो गए हम फॉरेन कंपनीज के एम्बिट में कि हमने सारी पॉलिसीज उनके फेवर वाली बना दी। तो आज भी इंडिया में चिल्ड्रन बहुत ग्रोथ है, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट दनादन बढ़ रहा है, बट असली पैसा एक एवरेज इंडियन नहीं कमा रहा। बिकॉज एन एवरेज इंडियन जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, कितनी पॉपुलेशन हमारी फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, लेस देन 5%, लेस देन 5, जिसमें से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 1.5 और 2% ही हैं। अमेरिका में 50 से 60% है। तो ज्यादा बढ़िया पैसा फॉरेन कंपनीज इंडिया में कमाती हैं बेसिकली। इसीलिए काफी स्किलफुल प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करिए जाके। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अभी वो था ना, कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या जरूरत थी चंद्रयान 3 वगैरह लॉन्च करने की। अरे भाई कितना इज्जत बनी दुनिया में। एलएनटी जैसी कंपनी जिन्होंने कुछ पार्ट सप्लाई किए थे चंद्रयान में, तो उनको 8-8 10-10 हजार करोड़ के ऑर्डर्स मिले कम से कम। ये सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। अभी मुंबई टू न्यू दिल्ली एक नया हाईवे वीडियो भेजा था मैंने आपको, 1350 किलोमीटर का बन रहा है। जब ये सब चीजें वर्ल्ड वाइड प्रमोट हम करेंगे अपने देश के बारे में, तब फैक्ट्रीज सेटअप होंगी। अभी दिल्ली से मुंबई ट्रक से सामान जाने में 40 घंटे लगते हैं चिल्ड्रन, कम से कम। एन एवरेज ट्रेन टेक्स अबाउट 23-24 आवर्स। बट जब इस तरह के बढ़िया हाईवेज बन जाएंगे, हाई स्पीड ट्रक्स बन जाएंगे, तो ठीक है, कार 12 घंटे में जाएगी, ट्रक 15 घंटे में सामान पहुंचा देगा। तो गुड्स का, रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, बॉम्बे के पोर्ट पे सामान आया, फैक्ट्री है गुड़गांव में, तो मान लीजिए भाई 16 आवर्स में ट्रक से सामान दिल्ली तक आ गया, अगले 2 घंटे में वो गुड़गांव चला गया, 18 आवर्स में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो अभी 30 आवर्स लगते हैं कम से कम। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दिया आपने कम्यूटिंग टाइम अपना। तब जाके फॉरेन कंट्रीज के बिजनेसमैन इंडिया में एक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे। और लोग क्रिटिसाइज करते हैं। समझ में आ गया। तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन तो हुआ कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, बट डोमेस्टिक इंडस्ट्री सिर्फ इससे प्रमोट नहीं होगी कि सामान बाहर से ना आए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री तब प्रमोट होगी व्हेन वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग बेस्ट। और अपने यहां तो लॉजिक क्या है, हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है, सस्ता सामान बनाओ तो बिकेगा, ठेंगा बिकेगा। सस्ते सामान की क्वालिटी भी एकदम सस्ती ही होगी, इसीलिए 1 लाख की नैनो यहां नहीं चल पाई। अंडरस्टैंडिंग। अब माइक्रोमैक्स को देख लीजिए, सिर्फ सस्ते और घटिया फोन बनाने का ही फोकस किया। कभी भी कोई इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने प्लान किया हो कि हम आईफोन को टक्कर देंगे या हम डेल के लैपटॉप को टक्कर देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। बस हर चीज पे नाम चिपका दिया, दैट्स इट। क्यों?
तो इंडिया में तो एक भी मतलब ऐसा देखा जाए एक ही कंपनी नहीं, एप्पल। हाँ, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हम सिर्फ आउटसोर्सर बन के रह गए। इन्फोसिस काफी काम देता है माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट काफी आउटसोर्सिंग करता है, बट हमने अपने आप को कभी प्रमोट किया ही नहीं। चाइना ने सिर्फ अपने आप को प्रमोट, बैन है वहां पे। आप वहां फेसबुक यूज करते हैं, उनका अपना फेसबुक है, दे हैव देयर ओन यूट्यूब, गॉट इट क्लियर, सब कुछ उनका अपना है। बट हमारे क्या, दूसरे से काम चला लो, क्योंकि हमें बचपन से आदत पड़ी है, दही खत्म हो गई जाओ पड़ोस वाली शर्मा आंटी से मांग लो, चाय पत्ती खत्म हो गई जाओ अग्रवाल अंकल से मांग लो। समझो, क्यों हमेशा मांगने पे ही भरोसा किया है। तो ये बचपन से इम्बाइब्ड है पूरा का पूरा, क्रिएटिविटी की भी दिखाई नहीं। बच्चे को एसयूपीडब्ल्यू काम मिला, तो आप मम्मी क्या करें, तुम बेटा मैथ्स करो, पापा ऑफिस, तुम बेटा हिस्ट्री हटो, हम एसयूपीडब्ल्यू तुम्हारा कर देते हैं। आपने कहा उसके अंदर क्रिएटिविटी पनपने दी, क्यों, कल सबमिट होना है स्कूल में प्रोजेक्ट। स्कूल भी उसी तरह का है, उनको भी एक 3 घंटे का एग्जाम लेके बच्चे का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब असेस कर लेना है। समझ में आ गया? तो बड़ा बोगस सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। एक दो पेरेंट्स अभी मिले मेरे से, फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके बच्चों के नंबर थोड़े कम आए, 10th का प्री बोर्ड चल रहा था। मैंने कहा मेरे तो भाई 14 नंबर आए थे केमिस्ट्री में 9वीं में। तो उन्होंने बोला भैया आपके 20 में से आए, मैंने 80 में से आए थे। भाई आई हैव नो इंटरेस्ट टू स्टडी एटम एंड मॉलिक्यूल, व्हाई शुड आई फोकस ऑन दिस। मार पीट के पढ़ाओगे कितना पढ़ पाओगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? और कॉमर्स के सब्जेक्ट में कभी 90 से कम आता ही नहीं था। तो इन दैट केस भाई आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा आपको। सो इनवर्ट पॉलिसी कैसी थी, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और धंधा चमकेगा हिंदुस्तान में, व्हाट इज दैट, स्मगलिंग। यहां तो एक बिजनेस बंद होता है दूसरा और पनप जाता है। तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से थोड़ा कुछ होगा। गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनली वहां लिकर नहीं बिकता, और इंडिया का सबसे ज्यादा कंजम्पशन ये अल्कोहल का गुजरात में होता है। इस पे किसी का ध्यान है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? वो डाउनलोड चालू कर दिया यूएफओ लगाकर, बिट टॉरेंट आ गया। तो आप जितना रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे प्लास्टिक इस गरीब देश में, इलीगल है। हाँ प्लास्टिक इलीगल है कितनी जगह, धनाधन चलता है, धनाधन चलता है। आप जितना रेस्ट्रिक्शन एक गरीब देश में क्रिएट करेंगे उतनी पैरेलल इकोनॉमी इकट्ठी होती जाएगी। कोविड आया, गंगा जी अपने आप साफ हो गई, किसी भी गंगा नियंत्रण प्रोग्राम को, कंट्रोल को पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो जितनी भी अपनी पॉलिसीज थी हमने रेस्ट्रिक्शन तो किया, बट उससे बेटर आप क्या दे पाए, आप उसका सब्स्टिट्यूट तो दीजिए, तब वो पॉलिसी काम करेगी, एल्स वो काम नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं कि भाई चाइनीज सामान अवॉइड करिए, क्या जूम चाइनीज है, ये मेरा लेनोवो का लैपटॉप जिसमें मैंने एप्पल का फेक स्टिकर लगाया ये चाइनीज है, मेरा मोबाइल फोन चाइनीज है, मेरा डिजिटाइजर चाइनीज है, जो वायर कनेक्टेड HDMI वो चाइनीज है, LED टीवी चाइनीज है। समझ में आ गया? और जो खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं चाइना से आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम चाइना को अबैंडन कर दें तो शायद हम कटोरा लेके ही मंदिर के सामने बैठेंगे। तो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया, बट उसका कोई सब्स्टिट्यूट बदले में दे ही नहीं पाए। तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और आप पहुंच जाइए गवर्नमेंट के पास, भाई मैंने जूम जैसा कुछ इन्वेंट किया है, मेरे को इसका कॉपीराइट दे दीजिए। अच्छा लाओ 20 लाख रुपए जमा करो। कहां से बेचारा 20 लाख लेके आए, पैसे नहीं उसके पास। 20 लाख तो चलिए कहीं से ले भी आए, वो ऑफिसर आपसे 2 लाख घूस मांग ले, घूस कहां से लेके आएंगे? या चलिए आपने घूस का भी जुगाड़ कर लिया, जब इतना पैसा घूस पानी में चला गया, आप बेच पाएंगे 439 पर मंथ का जूम? बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। चाइना में गवर्नमेंट क्या कहती है, हम गवर्नमेंट है, बनाओ एप्पल का डुप्लीकेट, यहाँ पे कोई IPR किसी का प्रोटेक्टेड नहीं है, और बेचो धनाधन। समझ में आया? वो अपने लोगों को फेवर करते हैं, और हम अपने लोगों को क्रैप स्टोरी। समझ में आई बात बच्चों? तो बताता आपको इसलिए रहता हूँ, कुछ इग्निशन हो, कुछ नया सोचिए देश के लिए, कुछ अच्छा करिए। कल को मान लीजिए आप में से कोई नेता नेता बन गया, तो कुछ अच्छी पॉलिसी लेके आइएगा, टीचर्स की इनकम पे टैक्स 0 कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? तभी गरीब टीचर सुखी रहेगा। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। सो इंपोर्ट लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया। बट इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि मशीन तक इंपोर्ट नहीं कर पाए। इंपोर्ट कोटा लगा दिया। अब इंपोर्ट कोटा लगा दिया तो आप खुश है ना कि भाई इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो दूसरे रास्ते से इंपोर्ट हो रहा है, स्मगल होके आ रहा है, वो आ तो रहा है सामान, क्योंकि हम उससे सस्ता बना ही नहीं पाएंगे। दिस एप्पल आईफोन इंडिया में 1,03,000 का था। मेरे कजन्स गए थे घूमने टहलने US, वहां से 36,000 का लेके आए हैं। फोन 20,000 का था, 16,000 तो किराया है इसका सिर्फ। समझ में आ गया? और अगर वहां किराया भी एग्जेम्प्ट करवा लिया होता जुगाड़ पानी से, तो 20,000 का पड़ता, जो यहाँ 1 लाख का 5 गुना प्राइस है। तो मेरे तो भाई रिश्तेदार गए थे, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे तो कोई स्मगलर भी जाके 10 आईफोन लेता आएगा वहां पे, एक कस्टम वाले को गिफ्ट करेगा, एक पायलट को गिफ्ट कर देगा वहां पे, और एक यहाँ पे 2 8 बच गए। उन 8 को अगर आधे रेट पे बेच देगा तो उसका आने जाने किराया और 1 लाख रुपए प्रॉफिट आराम से निकल आएगा।
तो इंडिया में एप्पल को अगर हम बोल दें भाई बनाओ यहाँ पे अपना प्लांट लगाओ और 5% सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी होगी आपके प्रोडक्ट के लिए। अब क्यों 5% नहीं कर सकते? क्योंकि पहले तो चाचू को बुलाया था। कौन थे चाचू? सैमसंग, इनके साथ ठेका कर लिया है। और डर किस चीज का है? अगर एप्पल को 5% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंप्लीमेंट जो खरीदते हैं उस पर अग्री कर लिया, सैमसंग कहेगा हमसे क्यों 22% ले रहे हो, हमसे भी 5% लो। गवर्नमेंट की सोच भी एकदम चीटी बराबर है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी पार्ट्स पे तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो व्हाट विल हैपन? सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि एक मंत्री जी के साथ 5 गाड़ी का कॉन्वॉय भी चलना है, इसलिए 22% की इंपोर्ट ड्यूटी है। मंत्री जी को बोल दो कि अपनी एक्टिवा से पार्लियामेंट आया करो, तो अगर हम 1% भी इंपोर्ट ड्यूटी रखेंगे ना, देश चल जाएगा बच्चों, कोई समस्या की बात नहीं है। आपके घर में शीला और मुन्नी जो बर्तन मांजने आती वो भी आईफोन लेके आएगी। तो प्रॉब्लम इज कि हमको 543 लोगों को भी फीड करना है, वो भी आपके पापा मम्मी की सो कॉल्ड नॉन पैदा की गई संतानें हैं। समझ गया ना कौन से 543 जिनको आप वोट देते हैं जाके, बेसिकली इनको भी तो फीड करना है। अभी वहां जाइए, बराक ओबामा जी कहीं नौकरी कर रहे हैं पता है आपको? वहां पे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी थे 5 साल थे, नाउ बैक टू पवेलियन, अपनी औकात पे वापस आ जाइए। यहाँ तो विधायक बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए। एक पहले इनोवा, नहीं इनोवा तो सस्ती हो गई, कौन सी गाड़ी थी 50 लाख की? फॉर्चूनर। सर उसके साथ तो काफिला बड़ा दिखाने के हाँ लिए वो भी खरीद ये लिए। लोग एक एक आदमी बिठा देते हैं एक गाड़ी हाँ में। वो भी सब तो हाई फाई है ना। ये कब उनके अंदर नहीं है, हमारे आपके अंदर भी है भाई। अरे उनके घर मर्सिडीज आई है, अरे वो जो शादी है ना ताज में हो रही है, दिखाने के लिए, चाहे ताज का खाना खाने लायक ना हो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। मैं गया था अभी 2 साल पहले रेडिसन ब्लू गाजियाबाद में, कौशाम्बी एक जगह है वहां पे। तो वहां पे जो खाना रात में खाया था बच्चों, अगले दिन सुबह नाश्ते में ब्यूफे में जाहिलों ने वही लगा दिया। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था क्लेम करने के लिए, और मेरा पेट खराब हो गया। तो ऐसा ही लोग खाना खिलाते हैं, इस तरह का वेस्ट नहीं करते। तो बस देश के हालात बहुत बुरे हैं, आपको ठीक करना है, इसको समझ लीजिए। मैं तो और 15-20 साल में मर मर आ जाऊंगा, आप ही लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा। इंपोर्ट ड्यूटी मॉडरेट की गई, रिड्यूस की गई, बट हमारे यहाँ तो लोग टैक्स ही नहीं देना चाहते हैं। समझ में आ गया? होटल जाएंगे, रिजॉर्ट जाएंगे, कितने का आपका 3 days and 4 nights का पैकेज है? सर जी हमारा 3 days 4 nights का पैकेज जो है ना 30,000 का है, और इस पे ना 18% GST। अरे हमको बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, गया सरकार का 18% यहाँ पे भी। समझ में आ गया? बट गो टू नेपाल, आई बीन टू नेपाल इन द ईयर 2014, आई रिमेंबर चिल्ड्रन। 24% वैट। चाहे आप ढाबे में चाय पीजिए, रोड साइड दुकान पे सैंडविच खाइए पोखरा में या काठमांडू में, और चाहे याक एंड यति में जाके रुकिए, 24% का वैट लेना ही लेना है। सिस्टम इज वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे क्या टैक्स चोरी करते पकड़ भी गए, कोई टेंशन नहीं, ऑफिसर को गवर्नर साहब की चिट्ठी दे देंगे, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज फलाना एंड ढिमकाना। खोपड़े में बात गई। तो यहाँ तो ये सब चलता है, पैरेलल इकोनॉमी इज रनिंग बेसिकली। वो बिजली वाला ही आपके घर आके बोलेगा आपकी मम्मी से, भाभी जी मीटर पे सेटिंग कर दो थोड़ी सी। समझ में आ गया? So export duties have been removed to increase competitive position of Indian goods in the international markets। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 120 सीट अगर कॉलेज में है तो रिजर्वेशन कोटा पोटा सब हटा दीजिए, लगभग 25% जनरल कैटेगरी की सीट बचती है। कितनी? 25%। 12 लाख बच्चे IIT के जेई एडवांस्ड एग्जाम, सॉरी मेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं चिल्ड्रन। गधे तो नहीं होंगे ना? चलिए मान लीजिए 50% टाइम पासर्स हैं, 6 लाख तो थोड़े सीरियस टाइप के होंगे। इनमें से फाइनली कितने पढ़ेंगे आईटी में जाके? 16,500। व्हाट अबाउट 5,83,500? आर दे इडियट्स? नो, ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे जाके, और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी सरकारी नौकरी इनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई बहुत मेहनत इन्होंने की है, बहुत पढ़ाई की, इनको तो मोटा पैकेज चाहिए, और सरकारी नौकरी में चले गए तो घूस खाएंगे क्योंकि इन्होंने पैसे बहुत खर्च किए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करेंगे भी, क्योंकि भाई देखिए इनके पिताजी अभी इनको MBA भी कराएंगे, और प्राइवेट सेक्टर से इन्होंने IT भी किया है, तो 16 लाख रुपए तो पिताजी के खर्च हो गए IT कराने में। अब लड़का कह रहा है मैं MBA करूंगा, मम्मी भी कह रही है बेटा तू MBA कर ले, तभी दहेज भी ससुराल वाले अच्छा देंगे। 40 लाख रुपए का MBA हो गया, कितने पैसे खर्च किए? 56 लाख। मैंने इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं की अभी, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा था। 6 साल में 56 लाख ये, और कम से कम 24 लाख रुपए ब्याज जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 80 लाख रुपए। एक प्राइवेट सो कॉल्ड बीटेक और MBA फ्रॉम IIM, उससे नीचे तो कोई जाना ही नहीं चाहता।
80 लाख रुपए लगेगा। अब हम उम्मीद लगाते हैं कि 80 लाख वाला स्टार्टअप इंडिया करे। पैसे कहाँ है स्टार्टअप इंडिया के लिए? तो बेचारा नौकरी करेगा। नौकरी या तो इंडिया के अंदर करेगा तब भी मल्टीनेशनल, और देश के बाहर चला गया तो गए इसके पिताजी पूरे 80 लाख, क्योंकि कभी वापस नहीं आएगा। क्यों वापस नहीं आएगा? भाई विदेश में इसका जॉब है, इसको मिल रहा है $10,000 प्रति मंथ। कितना हो गया? 83 रुपए से मल्टीप्लाई करके 8,30,000। समझ में आ गया? यूएस गवर्नमेंट मान लीजिए 45% टैक्स भी ले ले, बट इन ल्यू ऑफ दैट इंडिया के बेस्ट स्कूल में वो एजुकेशन नहीं मिलेगी जो यूएस के सरकारी स्कूल में मिलती है। आपका मेडिकल पूरा फ्री, आपको दवाई की डॉक्टर की चिंता नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर भी लुटेरे टाइप के थोड़े से। इंडिया में आएगा बहुत ज्यादा, कितनी सैलरी कमा लेगा? 2 लाख रुपए महीना, और सरकार इससे 30% टैक्स भी ले लेगी और बदले में ठेंगा देगी इसको। तो इसीलिए ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो सिर्फ 1-2 पॉलिसी से देश तरक्की नहीं करता, गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ तो क्या है, 2,000 रुपए किसान योजना भत्ता, सुकन्या योजना, योजनाओं में बेचारे टैक्स पेयर के लाडली बेटा, लाडला बेटा, लाडली बिटिया एंड ऑल दैट, वो सब चला गया। जो अपर मिडिल क्लास है वो बेचारा सुबह उठता है तो एक ही चीज सोचता है, कैसे मैं टैक्स पार करूं सरकार का। वो टैक्स सरकार को देना नहीं चाहता है। सरकार कह रही जो टैक्स दे रहे हैं हम और आपके पापा मम्मी, इन्हीं को लपेट लो कायदे से, इन्हीं से ले लो, क्योंकि बाकी बड़ा टफ है टैक्स वैक्स लेना। ओके, तो किताब में पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा होगा भाई, एग्जाम में रटने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसको लिख दीजिएगा। देश ऐसा ही चलता रहेगा। बढ़िया पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करिएगा अपने लिए, देश को सुधारने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, आप सुधार नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? या अगर आप सुधारेंगे तो आपकी अगली जनरेशन सुधारेगी, तब जाके देश सुधरेगा। गांधी जी कितना टाइम लग गया था। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? चलिए, तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और है क्या? इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 12-13 के आसपास बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नजर नहीं आई। क्योंकि अगर आई भी ना बच्चों, तो उसका अल्टीमेटल फ्रूट किसको मिला? तो अगर पेड़ अच्छे फल दे रहा है तो फल आपने खाया, बेनिफिट आपको हुआ, पेड़ को बेनिफिट नहीं हुआ। और हम क्या साबित कर रहे हैं इस टेक्स्ट में? कि बेनिफिट पेड़ को हो रहा है एक्चुअली में। गॉट इट क्लियर? बिग कॉर्पोरेट जो डोमिनेट करते हैं, पैसा उन्हीं को मिलता है ज्यादा से ज्यादा। कितने स्कूल्स हैं इंडिया में? ईदर दे आर गवर्न्ड बाय CISCE और दे आर गवर्न्ड बाय CBSE और एनी स्टेट बोर्ड इंडिया। बड़ा बड़ा गाइडलाइन में लिखा है schools have to be regulated through state or central laws and all that children, but इंडिया के 99% प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स आर हाईली अंडरपेड चिल्ड्रन। कितनों को तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती जितना लेबर और मिस्त्री कमा लेते हैं। बट भैया इतना पढ़ लिख गए, लेबर मिस्त्री काम तो करेंगे नहीं, काम तो पढ़ाई का ही करना है। गॉट इट क्लियर? 8 पीरियड स्कूल में होते हैं, बेचारों को पूरे 8 पीरियड पढ़ाना पड़ता है। तो इनका एक्सपोजर कैसे होगा, इनका मेंटल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? प्लस इनको 10 काम और भी दे दिए जाते हैं। तो विल दे बी एबल टू ग्रो? क्या बच्चों को कुछ अच्छा बता पाएंगे? जब फ्री होंगे, खाली टाइम पे सोचेंगे, तभी अच्छा बताएंगे ना। सिलेबस का निपटारा बस किया जा रहा है। गॉट इट क्लियर? देश के हाल बहुत बर्बाद है, प्लीज रोइएगा मत सब बातें सुन के। चलिए, समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली भाई आप करते तो बहुत अच्छे स्कूल में जॉब है, बट पैसा कौन कमाता है? आपके स्कूल का प्राइवेट मैनेजमेंट। खोपड़े में बात गई। बच्चों से फीस आपके भरोसे पे आ रही है, बट वो अपनी BMW से घूम रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड बता दिया 1.64%। फेसिंग मेजर प्रॉब्लम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यहां पे एक वर्ड लिखा है, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेरा वीडियो भी है, आप उसको जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जितने गुड्स का एक्सपोर्ट होता है बाहर और बाहर से इंपोर्ट होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। बट जब सर्विसेज वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पैसे आते जाते हैं कंट्री में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स या बैलेंस ऑफ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? तो काफी इंडियंस यहां से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो पैसे तो यहां भेजते हैं, पैसे वो यहां कितने भेजते हैं? मिनिमम, आई रिपीट, कितना भेजते हैं? मिनिमम, जितने उनके पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कहां करते होंगे? इन द कंट्री वेयर दे आर लिविंग। वो वहीं पे घर और गाड़ी खरीदेंगे। तो कौन सी इकॉनमी बूस्ट करेगी? वर्ल्ड इकॉनमी बूस्ट करेगी, इंडियन इकॉनमी बूस्ट नहीं करेगी। कल्पना चावला बॉर्न इंडियन अमेरिकन, क्या कर लिया हम लोग? क्या कर लिया हम लोग? फायदा तो वहां पे मिला ना, क्योंकि यहाँ पे कल्पना चावला जी ने IT क्वालिफाई किया नहीं होगा। जब IT नहीं क्वालिफाई किया तो इसरो में उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला।
अब इसरो तो कह रहा है कि हम वो SC ST वाले को ले लेंगे, बट कल्पना चावला जी को नहीं लेंगे। और वहां तो जिसके अंदर टैलेंट आके काम करो। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? अभी यहाँ पे आप एक BSMS प्रोग्राम करिए, कितने साल का होता है पता है? 4 साल का। फिर MS करने के बाद आपको करना पड़ेगा MTech, कितने साल का? 2 साल का। फिर आपको करनी पड़ेगी PhD। अगर प्रोफेसर के यहाँ सब्जी दाल रोटी ठीक से ले आए, नौकरी कर ली है, तो आपकी PhD खत्म होगी 3 साल में। और अगर प्रोफेसर के यहाँ आपने नौकरी नहीं की, भूल जाइए, आपकी PhD कभी खत्म भी होगी। और क्लास 12th बच्चा पास करता है कितने साल में? 18 साल में। 1 साल का तो ड्रॉप मान ही लीजिए, एंट्रेंस का पेपर बहुत टफ होता है। IIT JEE में MSc तक का पूछ डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 12th का बच्चा वो आंसर करे। 19 + 4 कितना होता है चिल्ड्रन? 23 + 2 25 + 3 28 साल तक तो बेचारा पढ़ रहा था। समझ में आया? कम से कम 2 साल जॉब करे, ठीक ठाक सेटल हो थोड़ा सा, 30 साल में बेचारे की शादी होगी। 31-32 साल में बच्चे होंगे। इनके बच्चे भी 27-28 साल में ही शादी करेंगे। पिताजी माताजी की एज लगभग 60 साल। लटके रहेंगे, क्या कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए? दिस इज द प्रॉब्लम इन द कंट्री। भाई जब उसने MSc कर लिया तो MSc करने की क्वालिफिकेशन है, तब आपको MTech में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको नासा के बराबर वाली पढ़ाई करनी है तो ब्रांड इक्विटी है, बस ब्रांड आइडेंटिटी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा ले लो, हमें उसे ट्रेनिंग ना देनी पड़े और पूरा काम वो खुद ही कर ले। खोपड़े में बात गई। मेजॉरिटी स्कूल्स इन इंडिया इन साइंस मेडिसिन एंड ऑल, दे हैव अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल, बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल। गॉट इट क्लियर? अब तो हिंदुस्तान में थोड़ा सा ठीक हुआ है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आप सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, इधर इट बी द पढ़ाई ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। US वगैरह में शुरू से SAT 1 SAT 2 के पेपर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। CUT अब हुआ है ना, पिछले 2-3 साल से। पहले कहाँ होता था? पहले आपको 10 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने पड़ते थे, उसमें कितने पैसे की आपकी माताजी पिताजी के पैसे की बर्बादी होती थी। अगेन चिल्ड्रन, CUT कहने को है, CUT कहने को है। मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बताता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साफ साफ बोलता है CUT में क्या स्कोर आया इससे कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा BCom करना चाहता है, ओवरऑल स्कोर गया भाड़ में, अकाउंटेंसी के स्कोर से मेरिट बना लीजिए। तो अगेन आप घूम फिर के प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? एक सब्जेक्ट को। किसको? एक सब्जेक्ट को। जो BCom में आउट ऑफ 18 6 सब्जेक्ट्स एवरी ईयर, 3 साल का BCom होता है, 18 में से कुल 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स के हैं, 16 सब्जेक्ट थ्योरी का है, और हम प्रायोरिटी उन 2 को देते हैं मेरिट बनाने में। तो एक्चुअल जो इंटेलेक्ट है वो तो आपने एनरोल किया ही नहीं अपने आप, आपने तो बस 1-2 सब्जेक्ट के बेसिस पे उस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर लिया। सो अनटिल अनलेस कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस हैव एन एक्टिव रोल इन एजुकेशन चिल्ड्रन, जो पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में कहाँ काम आता है किसी को नहीं पता। बस गधे की तरह पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 65% ऑफ द सिलेबस डिजाइंड बाय ICAI चिल्ड्रन। मैं शायद कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा। एक CA की लाइफ में कभी काम ही नहीं आता। रिपीट चिल्ड्रन, एक CA की लाइफ में कभी काम ही नहीं आता है। कहने को आप 11th के स्टूडेंट हो, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, कहीं भी इकोनॉमिक्स आपको नजर आती है? ये तो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? रेफरेंसेस कभी दिए जाते हैं? अरे क्या किया जाए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, कोई किताब नहीं बताती है। ये कोई किताब नहीं बताती है। नेताजी के बेटे की फैक्ट्री है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। आप 2 जोड़ा बाटक चप्पल खरीदिए पहले, इतने ऑफिस के चक्कर आपको लगवा दिए जाएंगे, ठीक आपको लाइसेंस मिलेगा। सो प्रॉब्लम्स आर देयर बट सॉल्यूशन इज नॉट देयर। तो हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो बेसिकली? सो दीज आर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो आपको एज अ गुड स्टूडेंट, अच्छा बच्चा, क्या ढूंढना है? समस्याओं का समाधान ढूंढना है। मैं तो कहूंगा कि भाई लखनऊ में जितने बच्चे रहते हैं उन सबको बोला जाए कबाब का स्टार्टअप चालू करो, एक्सपोर्ट करिए। इलाहाबाद में जितने बच्चे रहते हैं सबको बोला जाए यहाँ पे एक गंगा जी का वाटर, संगम का वाटर होता है ना, उसको फिल करके एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। कभी हुआ ही नहीं, गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। बट क्लियर, जो प्रपोजल लेके पहुंच गया पैसे वाला आदमी, उसको हमने लाइसेंस भी दे दिया, तो वही रिच हो रहा है। जो अपने अंडर में एम्प्लॉइज रख रहा है, अंडर पेड एम्प्लॉइड है, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब चीजों पे कोई चेक, कानून है। आई रिपीट, लॉ इज देयर, मिनिमम वेजेस एक्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, बट अंडर पेड एम्प्लॉइज हैं एंड नो बडी इज गोइंग टू सी देम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इन चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजें हैं एग्जाम पास करने के लिए, और प्रॉब्लम जरूर ढूंढिएगा। चलिए, समझ में आ गया पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? पक्का? चलिए, तो कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, बट लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है
वो जिस प्रोफाइल पे बढ़ना चाहिए था उसमें इक्विटेबिलिटी नहीं है कहीं पे भी. रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर पर्सन पुअर. समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क.